Welcome back. We are still moving, still shaking. जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में इन दिनों फैशन वीक चल रहा है, जहां तरह तरह की मॉडल्स तरह तरह के कपड़े पहनकर या नहीं पहनकर रैंप पर मॉडलिंग करती हैं। किसी के सर से पत्ते निकले होते हैं, तो किसी ने डाल लगाई होती है, तो किसी के सर से पूरा का पूरा पेड़ बाहर निकल रहा होता है। ये सब देखकर एक हरियाणवी ताऊ ने कहा, अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो भगवान की कसम अगले साल अपने गन्ने की फसल इन मॉडलों के सर पे ही बो देंगे। वैसे लालू जी का कहना था, ये सब फैशन शो बहुत ही एजुकेशनल कार्यक्रम, बहुत ही शिक्षाप्रद है। हमरे ख्याल से साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार मनाना चाहिए, क्योंकि यही एक कार्यक्रम है जो हम सबको सिखलाता है कि इस गरीब देश में भले ही तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो, तो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे चला जाता। मुझे मायावती जी बहुत पसंद है। ऐसे हैरत से क्यों देख रहे हैं मुझे वाकई मायावती जी बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बहुत अमीर हों, जिनके पास अपना एक 500 करोड़ का पार्क हो और शहर में जगह जगह जिनकी मूर्तियां लगी, स्टैच्यू। बच्चों का एक मासूम सा खेल, बचपन में हम सब खेलते थे, स्टैच्यू स्टैच्यू स्टैच्यू। आई मीन बचकाना लगता है लेकिन इसमें मजा भी है। और मायावती जी बस अपने बचपन को मिस कर रही, इसलिए कांशीराम स्टैच्यू, मायावती स्टैच्यू। एक्चुअली मायावती जी का कांशीराम से बड़ा स्टैच्यू, ब्रॉन्ज स्टैच्यू, महंगा स्टैच्यू। सुना है कि मायावती जी ने लखनऊ के एक चौक से अपना ही एक स्टैच्यू हटवा दिया क्योंकि वो छोटा था और अच्छा भी नहीं था। और नोएडा पुलिस का कहना है कि इसमें भी डॉक्टर तलवार का हाथ है। बट सी ग्रह पर जिंदगी है, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, तो वो इन मूर्तियों को देखकर हमसे संपर्क कर सके। अरे वाह, वो देखो मायावती जी की मूर्ति। उनके 1000 करोड़ के पार्क में हम अपना स्पेसशिप उतार सकते हैं। मैं बता रहा हूं, ये मूर्तियां एक दिन बहुत काम आएंगी और ये पार्क भी। और एक काम की चीज है, ऑयल, तेल के दाम फिर बढ़ गए। लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आता कि तेल के दाम बढ़ते कैसे। क्या तेल कद्दू और टमाटर की फसल जैसा है जो मॉनसून टाइम पर ना आने की वजह से सूख जाता है, या फिर तेल अक्षय कुमार जैसा मूडी है कि एक हफ्ता अच्छा चल गया तो अपना रेट डबल कर देता है, या अचानक पूरी दुनिया एक ही वीकेंड पर फैमिली पिकनिक मनाने निकल पड़ती है जिससे डिमांड बढ़ जाता है। ये ऑयल पॉलिटिक्स कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। भारत कहता है कि बुश का हाथ, बुश कहता है कि भारत और चीन का हाथ है, और यूरोप कहता है हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक और चीज समझ नहीं पाया, अगर दुनिया भर में ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो मेरे हेयर ऑयल का दाम उतना ही कैसे? ये कमबख्त कौन सा तेल है और इससे गाड़ी क्यों नहीं चलती? कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग अब एक सचमुच का खतरा है। इमरान हाशमी और मलिका शेरावत ध्यान दें, इंटरनेट पे घूमते हुए कुछ वीडियोस के हिसाब से हिमालय पिघल रहा है और जल्द ही पूरा पानी पानी हो जाएगा, यानी मंदाकिनी के नहाने का असर पूरे 25 साल बाद हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमें सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को नियंत्रित करना होगा, लेकिन लेफ्ट पार्टीज का कहना है सूरज हमसे पहले चाइना में उगता है और उस पर उन्हीं का हक है। अगर भारत सरकार ने सूरज को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो सरकार गिरा देंगे। लेकिन आप मुझसे पूछें तो आई लाइक ग्लोबल वार्मिंग। आई मीन पिछले 20,000 सालों से हम लोग अच्छे मौसम में रह रहे हैं और एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका और कश्मीर के लोग सर्दी में सिकुड़ रहे हैं, और अगर उनके लिए अब मौसम सुधर रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। हाउ मीन इज दैट? और पिछले साल का नोबेल पीस प्राइज भी एल गोर को मिला ग्लोबल वार्मिंग पर एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए। मैं जानता हूं ये कैसे हुआ, वो लोग जॉर्ज बुश और मैडोना को छोड़कर किसी को भी देना चाहते। लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान बदल रहा है। वैसे अर्जुन सिंह को देखकर लगता तो नहीं, पर फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि सुपरमार्केट्स के आ जाने की वजह से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत करीब आ गए। सच में बहुत सारे लोगों को सुपरमार्केट के एक्सपीरियंस से ही लगता है कि हमारी कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। सुन रहे हैं ना मनमोहन सिंह जी? वी डोंट नीड न्यूक्लियर डील्स, वी नीड मोर सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट एक्सपीरियंस शुरू होता है बाहर वाले गेट पर ही, जहां इतनी सिक्योरिटी होती है जितनी अमर सिंह अक्सर डिमांड करते रहते हैं। 3-3 सिक्योरिटी रिंग्स।
असल में सिक्योरिटी वाले देखना चाहते हैं कि साबुन और तेल खरीदने के लिए आप कितने डेस्परेट हैं और किस हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले एक आदमी आपका बैग चेक करता है और उसमें बॉम्ब ढूंढता है। खोलिए जरा, दिखाइए क्या है ये गोल सी चीज, क्या है? नहीं खोलिए, ठीक है, बंद कीजिए, इसको खोलिए, बंद कीजिए। क्या मोबाइल? इसको पहले बंद कीजिए फिर खोलिए। अरे भैया ले तू ही चेक कर ले। नहीं नहीं नहीं, वो थैला तो आप अपने हाथ में ही रखिए, जैसे अगर बॉम्ब फट गया तो अकेला मैं ही मरने वाला। आई लाइक दैट जॉब। एक आदमी जो आपके बैग में बॉम्ब ढूंढता है, और मुझे नहीं पता कि कौन ज्यादा बेवकूफ है, वो जो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा है या वो जो बैग में बॉम्ब लेके डिस्काउंट रेट पर चीनी लेने बिग बाजार आया। लेकिन शायद इसी वजह से ज्यादातर सिक्योरिटी वाले इतने गुस्से में रहते, उन्हें बॉम्ब नहीं मिल रहा है। पिछले 2 साल से वो एक ही गेट पे खड़े होकर दिन में 10 घंटे एक बैग में बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, जो कि आज तक उन्हें नहीं मिला। उनका गुस्सा लाजमी है और इसलिए वो आलतू फालतू चीजें रोकने लगते हैं। पानी की बोतल नहीं ले जा सकते, समझा कीजिए, आजकल लिक्विड बॉम्ब का जमाना है। नील कटर नहीं भैया, कटर है, कटर कुछ भी काट सकता है। लिपस्टिक नो वे, नो वे मैडम, ये कंप्रेस्ड मिसाइल हो सकती है, देखा नहीं किस तरह से बाहर निकलती है, प्लीज। लेकिन ये तो पहला रिंग है। दूसरे रिंग में वो आपके साथ फिजिकल होते हैं। इट शुड बी कॉल्ड फीलिंग यू, लेकिन ये लोग इसे फॉर सम रीजन फ्रिस्किंग कहते हैं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए मॉल जाते हैं। एक बार फिर मुझे चेक करो ना प्लीज। बट ट्रस्ट मी, दे हैव गॉट टैलेंट। वो आपको ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाते हैं जहां 10 साल में आपकी पत्नी ने भी नहीं लगाया। कई लोगों को तो फ्रिस्किंग में ही पता चलता है कि उनको यहां वहां फोड़ा हुआ है। फोड़ा भी सोचता होगा यस यस यस, एट लास्ट समबडी फाउंड मी। कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक हाई फ्रिस्क जोन है। फिल्म देखने जाइए या मंदिर, आपको कानून के लंबे और मचलते हाथों से गुजरना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि रॉबर्ट वडेरा को प्रियंका गांधी से शादी करने का सबसे बड़ा फायदा दरअसल यही हुआ, अब उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती, वरना यू नो व्हाट हैपेंड टू सोमनाथ चैटर्जी। लेकिन असली मजा तो सुपरमार्केट के अंदर जाके आता है। क्यू देखकर लगता है जैसे वैष्णो देवी आ गए, पर आई थिंक वी इंडियंस लव स्टैंडिंग इन क्यूज। जहां भी लंबी लाइन लगी होती है हमें लगता है कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा यार, चलो लाइन में लग जाते हैं। और आपको पता है ना हमें सुपरमार्केट्स क्यों पसंद है? क्योंकि वहां हर चीज पर डिस्काउंट होता है, करीब 20 पैसे का। एक फ्रीक्वेंट फ्लायर मुझे बता रहा था कि वो विजय माल्या का बहुत बड़ा फैन है। कह रहा था माल्या की हर बात में स्टाइल और क्लास है, चाहे उनके एयरप्लेन्स हो या एयर होस्टेसेस। मैंने कहा आई डोंट नो, आई हैव ओनली बीन इनसाइड द एयरप्लेन्स। वैसे रिसेंटली हमें एक न्यूज रिपोर्ट ने इन्फॉर्म किया है कि पायलट्स को आजकल इतना स्ट्रेस है कि वो पीकर चलाते हैं। नाउ दिस इज डेंजरस, डेंजरस। जिस तरह एयरलाइंस हमारी बैग्स चेक करती है, हमें पायलट्स को चेक करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इफ दैट हैपेंस, आप एयरपोर्ट्स पर अनाउंसमेंट सुनेंगे, पैसेंजर्स अपनी बैग्स चेक इन करने के बाद काउंटर नंबर 3 पर कैप्टन वर्मा और फ्लाइट इंजीनियर शर्मा को सूंघने के लिए आ सकते हैं। In case this doesn't work out, smelling people at the airport and stuff, तब कम से कम एयरप्लेन के अंदर तो पैसेंजर्स को चेतावनी जरूर दी जाएगी। एयर इंडिया के साथ उड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान दें, इस वक्त ये हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन कैप्टन वर्मा 40,000 फीट की ऊंचाई पर है। वैसे तो इस फ्लाइट को मुंबई से दुबई जाना है, लेकिन यह सब कैप्टन वर्मा पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ी लगाई तो दुबई, नहीं तो हवाई, शंघाई। लोग पूछेंगे कहां है भाई। वैसे मुझे नाराजगी तो इस बात की है कि ज्यादातर एयरप्लेन्स में इकोनॉमी और बिजनेस क्लास में ज्यादा फर्क नहीं होता। द सेम बोरिंग अनाउंसमेंट, कैबिन प्रेशर कम होने की वजह से आपके सामने ऑक्सीजन मास्क गिराई जाएगी, कृपया इसे अपने मुंह में लगाइए और धीरे धीरे सांस लीजिए, वगैरह वगैरह। अरे मैं कह रहा हूं आई एम अ बिजनेस क्लास पैसेंजर, आई हैव पेड मोर, आई हैव पेड 10 times more. I want to be treated in a very special manner. I want to be treated in a different manner. मुझे वही अनाउंसमेंट कैसे सुना रहे हैं जो इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स को आप सुना रहे हैं? Then how am I different? फिर मैं आगे क्यों बैठा हूं? I want special attention. I want somebody special like say Jagjit Singh to tell me these things. Sa ga ma pa ma ga re sa. लटकती आएगी ऑक्सीजन की मास, आहिस्ता आहिस्ता लगा के मुंह पे
ले ले सांस आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा स्ट्रेसफुल है प्रफुल्ल अपना काम, पैसेंजरों अब तो सोने दो। बड़ा स्ट्रेसफुल है अपना काम, पैसेंजरों अब तो सोने दो। अभी फुर्सत से उतरेगा विमान, आहिस्ता आहिस्ता। लगा के सोया हूँ संतरे का एक बड़ा सा खंभा, लगा के सोया हूँ संतरे का एक बड़ा सा खंभा। जाना दिल्ली है ले जाऊंगा पटना, आहिस्ता आहिस्ता। लटकती आएगी ऑक्सीजन की मास्क, आहिस्ता आहिस्ता। आशा है आपको ये गजल पसंद आई होगी, क्योंकि इस वक्त मैंने भी काफी गजल की हुई है। वैसे गजल गायक आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे यार। गुलाम अली साहब चुपके चुपके पता नहीं कहां चले गए, और पंकज उदास साहब की बहुत साल पहले एक चिट्ठी आई थी, हम आज तक उसी को पढ़ रहे हैं। सच कहूं पंकज उदास नहीं, श्रोता उदास होने चाहिए। कमिंग बैक टू एयरलाइंस, पिछले दिनों गो एयरवेज का नोज व्हील बीच हवा में ही नीचे गिर गया। एट दिस रेट इस एयरलाइन का नाम गो एयरवेज से बदलकर गो बट यू विल नेवर कम बैक एयरवेज रख देना चाहिए। वैसे इस एयरवेज की ब्रांड एम्बेसडर प्रीति जिंटा है, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट पैसेंजर्स आर प्रीटी स्कैर्ड कि उड़ने के बाद वो जिंटा भी बचेंगे कि नहीं। एयर इंडिया के एक विमान के दोनों पायलट पिछले दिनों सो गए और लैंडिंग स्पॉट से आगे निकल गए। पैसेंजर्स का कहना था भैया थोड़ा और सो लेते तो साउथ अफ्रीका तक घूम आते। एयरलाइंस के किराए भी महंगे हो गए, लेकिन फिर भी वो लॉस में चल रही। कुछ एयरलाइंस चाहती है कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए पायलट की सीट पर किसी पैसेंजर को बिठाया जाए। आजकल कुछ लो कॉस्ट एयरलाइंस चल रही, इन्हें लो कॉस्ट जेल्स भी कह सकते हैं। नहीं सॉरी, इन्हें जेल नहीं कह सकते, वहां तो खाना मिलता है। इसमें तो बस बेल्ट से बांध देते हैं, ना खाना देते हैं ना पानी। एज ए रूल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि छुट्टियां अच्छी होती, कर्मचारी छुट्टी चाहता है और बॉस छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है। लेकिन जेट एयरवेज में बिल्कुल उल्टा हो गया, बॉस छुट्टी दे रहे हैं और कर्मचारी मना कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस भी अपने 15,000 कर्मचारियों को 3 साल की छुट्टी पे भेजने वाले हैं, और इंडियन एयरलाइंस कर्मचारियों का कहना छुट्टी पे भेज रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इतने साल से हम काम कर रहे थे? लेकिन भाई मानना पड़ेगा, जेट एयरवेज की मैनेजमेंट काफी तेज है। उन्होंने पहले कहा 500 को निकालेंगे, फिर कहा 1000 को, फिर 2000 को, लेकिन फिर अचानक देखा कि निकाले जाने वाले नामों के लिस्ट में नरेश गोयल और प्रफुल्ल पटेल का भी नाम है, इसलिए सबको वापस बुला लिया। विल बी राइट बैक, यू कीप मूविंग, कीप शेकिंग।
और हाँ, अमर सिंह जी का भी एक अंडरग्राउंड ब्लॉग है, www.youbetterbelievemyluck.desiblog.com। उसमें एक एंट्री है, मुलायम सिंह जी को इस साल कान फिल्म फेस्टिवल जाने का मन था, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से टरकाया। सुना है करीना आजकल इतनी पतली हो गई हैं कि बारिश के 2 बूंदों के बीच में से निकल जाती है। Imagine